तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पृष्ठ रसायन चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 का। इससे पहले लेक्चर में हम लोग उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक का गुण क्या होता है, उत्प्रेरक का क्रियाविधि क्या होता है, जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जितना भी पॉइंट था कवर कर चुके थे उत्प्रेरक से रिलेटेड। मतलब चैप्टर का एक जो पार्ट था उत्प्रेरक वाला, वो वाला पार्ट क्या हो गया आप कंप्लीट। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट आज हम लोग शुरुआत करेंगे अधिशोषण के बारे में। इसका भी 2 क्लास लगेगा, आज ये पहला क्लास और कल एक और क्लास। क्लियर है, 2 क्लास में कंप्लीट होगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कोलाइड के बारे में। क्लियर है, कोलाइड वाला जो पार्ट है वो कुछ ज़्यादा ही लंबा है और वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। इस वाले पार्ट से ज़्यादा अंतर आने का चांसेस रहता है। ठीक है, एक IMP पार्ट है फ्रेंडलिप का अधिशोषण समतापी वक्र। ठीक है, वो थोड़ा सा IMP है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, लेकिन उसको कवर कर लेंगे। टोटली ये वाला भाग भी इस चैप्टर का पूरा क्या है, थ्योरिकल है। थोड़ा बहुत 1-2 केस में आप लोगों को मिल जाएगा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन इस वाले पोर्शन में बस। क्लियर है, अधिशोषण में शुरुआत करें क्या। आज हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण किसे कहते हैं, अवशोषण किसे कहते हैं, अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण के प्रकार, एक तो बंध के आधार पर और एक कार्य क्षमता के आधार पर। बंध के आधार पर 2 प्रकार का, एक भौतिक और एक रासायनिक, तो दोनों में अंतर करके उसको डील करेंगे। क्लियर है, उसके साथ साथ ही हम लोग अधिशोषण का जो ऊष्मागतिकी होता है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा यहाँ पास से यदि ऊष्मागतिकी पूछेगा तो। क्लियर है, शुरुआत करें। सबसे पहले हम लोग को कुछ परिभाषा जानना है, अधिशोषण किसे कहते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, अधिशोषण किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आता है, अधिशोषण किसे कहते हैं। फिर दूसरा परिभाषा आएगा, अधिशोषक किसे कहते हैं, अधिशोषक। फिर तीसरा परिभाषा आएगा, अधिशोष्य किसे कहते हैं, या अधिशोष्य किसे कहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन आएगा, अवशोषण किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विशोषण किसे कहते हैं, विशोषण। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग एक छोटा सा और टॉपिक, अधिधारण किसे कहते हैं, क्या, अधिधारण। ये परिभाषाएं हैं जो कंफ्यूज आपको कर सकता है, इस कारण ये सभी परिभाषाओं को आपको ध्यान देना है। क्लियर है, सबसे पहले तो अधिशोषण किसे कहते हैं। मैं क्या बोला था, अधिशोषण जो रहता है एक सतह पर होने वाली घटना है। ठीक है ना, सतह पर मान लो, ध्यान समझना, मान लो कोई हमारा अभिकारक है, उसके पृष्ठ सतह पर, ध्यान समझना, उसके पृष्ठ सतह पर गैस या द्रव जो है केवल सतह पर आकर ही क्या होता है, लगता है, और उसके मुक्त। ठीक है, तो ध्यान से समझना, मान लो ये हमारा कोई सॉलिड है, तो इस सॉलिड में, ठीक है, इस सॉलिड के सरफेस में मान लो कोई आपका गैस या कोई द्रव, ठीक है, केवल सतह पर आता है और सतह पर आकर के चिपक जाता है, और इसकी मुक्त संयोजकता को, जो सॉलिड है उसका जो मुक्त संयोजकता है उसको क्या करता है, संतृप्त करने का प्रयास करता है। क्लियर है कि नहीं। तो उस घटना को हम लोग बोलते हैं क्या, अधिशोषण। क्या बोलते हैं, अधिशोषण। एक बेसिक एग्जांपल से समझ सकते हो, कोई चौक लिए, चौक को पानी में डाले। क्लियर है ना। अब चौक को जैसे ही पानी में डालोगे तो चौक ऊपर से क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा, पूरा अंदर तक नहीं होगा। चौक को यदि तोड़ कर देखोगे तो अंदर सूखा रहेगा और बाहर वाला भाग क्या हो गया रहता है, गीला रहता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो केवल बाहरी सतह पर जो हुआ है घटना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अधिशोषण। क्या बोलते हैं, अधिशोषण। अच्छा, अधिशोषण की घटना में जिसके ऊपर, ठीक है ना, ध्यान से समझना, अधिशोषण की घटना है जिसके ऊपर अधिशोष्य आकर के चिपकता है। क्लियर है ना, मतलब जिसके ऊपर अधिशोषण की घटना घटित होती है उसको हम लोग बोलते हैं अधिशोषक। क्या बोलते हैं, अधिशोषक। यानी समझ आ रहा है कि नहीं। ऐसा ठोस पदार्थ जिसकी सतह पर द्रव या गैस के अणु आकर के क्या होते हैं, चिपकते हैं। क्लियर है, तो उस ठोस को हम लोग क्या बोलेंगे, अधिशोषक। क्या बोलेंगे, अधिशोषक। और जो अधिशोषण की प्रक्रिया में आकर के इसके ऊपर अधिशोषित हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अधिशोष्य। क्या बोलते हैं, अधिशोष्य। क्लियर है कि नहीं। जैसे अवशोषण है तो एक होता है अवशोष्य और एक होता है अवशोषक। जैसे कि एक बाल्टी है, इस बाल्टी में क्या रखा हूँ, पानी रखा हूँ, और इसमें क्या डाल दिया, स्पंज को डाल दिया। किसको डाल दिए, स्पंज को। अब ये स्पंज के अंदर पूरा पानी चला जाएगा, पूरा अंदर तक जाएगा, केवल सतह तक रहेगा क्या, नहीं, पूरे अंदर तक जाएगा, पूरा अंदर तक जा रहा है। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है, अवशोषण। अब जिसके ऊपर अवशोषण हो रहा है वो क्या है, अवशोषक है। क्या है, अवशोषक। मतलब स्पंज क्या है आपका, अवशोषक है, और जो अंदर जा रहा है वो क्या होगा, अवशोष्य होगा। यानी पानी जो है वो क्या है, अवशोष्य है। क्या है, अवशोष्य है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो वैसे ही क्या है, ये जो तुम्हारा सॉलिड है, ठोस है, जिसके ऊपर द्रव या गैस के मॉलिक्यूल आकर के चिपकते हैं, वो होता है आपका अधिशोषक। और जो ये द्रव या गैस जिसके ऊपर आकर के चिपक रहे हैं वो तो अधिशोषक हो गया।
जो चिपकता है उसको हम लोग बोलते हैं अधिशोष्य। क्या बोलते हैं? अधिशोष्य। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यानी ऐसे द्रव या गैस जो कि अधिशोषक की सतह पर आकर के क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिशोष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिशोष्य। यहाँ तक क्लियर है? अवशोषण को भी बता डाला मैं, पूरे अंदर तक भीतरी सतह तक होने वाली घटना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवशोषण। और ये केवल सतह पर होने वाली घटना है उसको क्या बोलते हैं? अधिशोषण। क्या बोलते हैं? अधिशोषण। यहाँ तक क्लियर है? तीसरा है आपका विशोषण। क्या है? विशोषण। यानी कि पहले तो होता है अधिशोषण, फिर धीरे धीरे हो जाता है उसका क्या? अवशोषण। क्या हो जाता है? अवशोषण। दोनों एक साथ हो जाए। क्लियर है? शुरुआत में अधिशोषण होगा, बाद में क्या हो जाता है? अवशोषण। मतलब पहले तो केवल बाहरी सतह पर रहेंगे, फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे अंदर सतह पर आना क्या कर देते हैं? प्रवेश। तो दोनों घटनाएं जब एक साथ चलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? विशोषण। सॉरी, क्या बोलते हैं? विशोषण। एक मिनट रुको, विशोषण बोल रहा हूँ जी, सॉरी, शोषण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शोषण। यहाँ तक क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको? शोषण बोलते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? शोषण बोलते हैं। क्लियर ना? अधिशोषण और अवशोषण जब दोनों साथ साथ हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शोषण। क्या बोलते हैं? शोषण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, विशोषण किसे कहते हैं? ये तो शोषण हो गया, एक और पढ़ लो, विशोषण। एक और परिभाषा आता है आपका, विशोषण किसे कहते हैं? विशोषण, ये जो आपका क्या है? अधिशोषक है, उसकी सतह से अधिशोष्य को हटाने का जो घटना है, अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य को घटाने की जो घटना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विशोषण। क्या बोलते हैं? विशोषण। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? सबसे पहले अधिशोषण जो कि बाहरी सतह पर होने वाली घटना है, ठीक है। कोई भी द्रव या गैस के जो अणु होते हैं वो ठोस के सतह पर आकर के क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिशोषण। पहला हो गया। जिसके ऊपर अधिशोषण का घटना हो रहा है वो अधिशोषक, और जो घटना कर रहा है यानी जो द्रव या गैस जो उसके ऊपर चिपक रहा है वो होगा अधिशोष्य। क्लियर है? अधिशोष्य को अधिशोषक की सतह से हटाना अधिशोष्य को अधिशोषक की सतह से हटाना क्या कहलाएगा? विशोषण। जिसमें अवशोषण और अधिशोषण साथ साथ हो, जिसमें अधिशोषण और क्या? अवशोषण दोनों क्या हो? साथ साथ हो, उसको बोलते हैं शोषण। जैसे चौक को मैं पानी में डाला था, 5 मिनट के लिए बस डाला था तो केवल बाहरी सतह था। मान लो उसको मैं 1 घंटे तक डुबा दिया तो पूरे अंदर तक चला जाएगा पानी। मतलब पहले अधिशोषण हुआ, फिर क्या हो गया? अवशोषण हो गया। समझ आ रहा है? तो उसका क्या हो गया? शोषण हो गया। क्या हो गया? शोषण हो गया। यहाँ तक क्लियर है? और सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है, अधिधारण किसे कहते हैं? मतलब ध्यान से समझना, अधिधारण में मीनिंग क्या आएगा कि कोई धातु है वो काम करता है किसकी तरह? अधिशोषक की तरह। किसकी तरह? अधिशोषक की तरह। और गैस रहेगा किसकी तरह कार्य करता है? आपका गैस अधिशोष्य की तरह। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मतलब धातु द्वारा गैसों का अधिशोषण ही अधिधारण कहलाता है। धातु द्वारा गैसों का अधिशोषण ही क्या कहलाता है? आपका अधिधारण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिधारण। कोई दिक्कत है क्या इतने में? ये पूरा परिभाषा वाला पार्ट कंप्लीट है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या? अधिशोषण किसे कहते हैं। दूसरा पढ़े अवशोषण किसे कहते हैं। अधिशोषण में एक होता है अधिशोषक और दूसरा होता है अधिशोष्य। अवशोषण में भी कितना चीज होता है? 2, एक अवशोषक और दूसरा अवशोष्य। क्लियर है? उसके बाद हम लोग पढ़े विशोषण, उसके बाद पढ़े शोषण, उसके बाद हम लोग पढ़े अधिधारण। क्या पढ़े? अधिधारण। यहाँ तक कंप्लीट है कि नहीं? अच्छा, शोषण का एक और एग्जाम्पल तुम्हारे में है, हाइड्रोजन जो रहता है पहले चारकोल की सतह पर क्या होता है? इकट्ठा होता है। जैसे चारकोल है, ठीक है, चारकोल मतलब कोयला, ठीक है ना। अब चारकोल अलग अलग प्रकार का हो सकता है ना, हड्डी चारकोल अलग होता है, लकड़ी का चारकोल अलग होता है। समझ आ रहा है ना? ठीक है। तो देखो ये जो चारकोल है, मान लो ये क्या है आपका? चारकोल। तो चारकोल है वो हाइड्रोजन गैस को अपनी ओर क्या कर रहा है? अधिशोषित कर रहा है। तो हाइड्रोजन गैस तो पहले तो हुआ, यहाँ पास केवल सतह पर आया है। कहाँ पास आया है? सतह पर आया। सतह पर आकर के इकट्ठा हुआ तो उसको क्या बोला? अधिशोषण बोला। और धीरे धीरे कुछ समय बाद ये क्या होता है? अंदर तक जाने लगता है चारकोल के। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? तो अब बताओ, इसका अधिशोषण भी हो गया और क्या हो गया? अवशोषण भी हो गया। तो इसका क्या हुआ है? पूरी तरीके से शोषण हुआ है। क्या हुआ है? शोषण। समझ आया कि नहीं? तो एक एग्जाम्पल इसको भी याद रख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? अधिधारण का एग्जाम्पल एक होगा क्या? आपका धातु होगा और दूसरा उसमें क्या आएगा? आपका गैस अधिशोषित होगा। याद करो, N2 + 3H2 क्या बनाता था? 2NH3। और यहाँ पास क्या रहता था? Fe। और Fe क्या है? एक धातु है, यानी कि ये Fe धातु था
तो इसके सतह पर कौन आता था, नाइट्रोजन गैस आता था और हाइड्रोजन गैस आता था। मतलब इसका क्या हो रहा है, अभी अधिधारण हो रहा है। क्या हो रहा है, अधिधारण। समझ आया कि नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी कोई दिक्कत है क्या, इतने में समझ आ गया सबको, सबको आया है ना पक्का। इधर जी कैसे हंसते हो यार तुम लोग ठीक है, पूछ दूंगा नहीं बता पाओगे फिर रोगे तुम ही लोग चलो तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। हमारा जो टॉपिक है, हमारा पूरा चैप्टर किसकी ओर चलेगा, अधिशोषण। ठीक है, तो हेडिंग डालो आप लोग अधिशोषण अधिशोषण। ठीक है, अधिशोषण किसे कहते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, अधिशोषण क्या होता है, किसी ठोस, ठीक है, किसी ठोस की सतह पर, ठीक है, या किसी पदार्थ के सतह पर, ठोस हो सकता है या द्रव हो सकता है ये, ठीक है, किसी पदार्थ के सतह पर, ठीक है ना, कोई अन्य पदार्थ है, ठीक है, चाहे वो ठोस क्या हो वो, चाहे वो गैस हो या क्या हो आपका द्रव हो, उनका इकट्ठा होने का जो प्रक्रिया है या आकर्षित होने का जो आपका प्रक्रिया है, समझ आ रहा है कि नहीं, सतह पर आकर्षित होकर के चिपकने का जो ये प्रक्रिया है और उस पर बने रहने का, आकर्षित होना पहले तो, और आकर्षित होकर के यहीं पास चिपके रहने का जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका अधिशोषण। क्या बोलते हैं, अधिशोषण। तो ध्यान से समझना, अधिशोषण का परिभाषा क्या दोगे, किसी ठोस या द्रव की सतह पर अन्य अणुओं का आकर्षित होना तथा उस पर बने रहने की प्रक्रिया को, चिपक कर बने रहने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिशोषण बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, किसी ठोस या द्रव का, ठीक है, अन्य अणुओं को अपनी सतह पर आकर्षित करने का जो गुण है, अपनी सतह पर आकर्षित करने का जो गुण है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका अधिशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण में जो जिसके ऊपर अधिशोषण का क्रिया होता है वो अधिशोषक होता है, और जो इस क्रिया में अधिशोषक की ओर अधिशोषित होता है वो होता है अधिशोष्य। क्या होता है, अधिशोष्य। क्लियर है, क्या होता है, अधिशोष्य। यहाँ तक क्लियर है। अधिशोषक किसे कहते हैं और अधिशोष्य किसे कहते हैं, समझ आया ना। जैसे सॉलिड है, जैसे मेरा ये हाथ सॉलिड है तो यहाँ पास पानी आकर के चिपक गया, अंदर तक गया क्या, नहीं, तो बाहर में आकर चिपक गया, तो पानी आया, वो क्या है, अधिशोष्य, और मेरा हाथ क्या है, अधिशोषक। क्या है, अधिशोषक। समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसा समझो। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान समझना कि ये आकर्षित करता ही क्यों है, कारण क्या है इसका, अधिशोषण का कारण क्या है, इसको देखते हैं। अधिशोषण का कारण क्या है, तो ध्यान से समझना, जो अधिशोषक का सतह रहता है, क्या हो गया गोविंद, फुल हंसी आ रहा है, ठीक है। अधिशोषक का जो सतह रहता है उसकी जो संयोजकता रहती है वो मुक्त रहती है। सतह का जो संयोजकता रहता है वो क्या रहता है, मुक्त। जैसे समझने का कोशिश करो, जैसे ध्यान देना ना, Fe है, ये ऐसा घिरा हुआ है, ऐसे इसका नियमित क्रिस्टल जालक ऐसा बना हुआ है। क्लियर है, ये ऐसा गोल अणु है। अब यहाँ पास देखो, ऐसा इसका निश्चित क्रिस्टल जालक बना हुआ है, और ये नीचे में भी ऐसे एक दूसरे से ऐसे बॉन्डिंग द्वारा जुड़े हुए हैं। लेकिन जो ऊपर में है, ऊपर का जो सतह है, यहाँ पास का जो संयोजकता है वो क्या है, खाली है। ऊपर का संयोजकता क्या है, खाली। यदि ऊपर का संयोजकता खाली है तो वो अपने आसपास के अन्य अणुओं को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित, ताकि ये जो इसका मुक्त संयोजकता है वो क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, अधिशोषण उत्पन्न होने का कारण क्या है, आपका संयोजकता का मुक्त होना, ठोस की संयोजकता का क्या होना, आपका मुक्त होना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। यानी कि जितना ज़्यादा कोई, ध्यान समझना, जितना ज़्यादा कोई तुम्हारा अधिशोषक है उसका संयोजकता मुक्त होगा, ठीक है ना, उसका संयोजकता जितना ज़्यादा क्या होगा, मुक्त होगा, अधिशोषण की मात्रा उतनी ही क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। यानी कि मुक्त संयोजकता का मान जितना अधिक, अधिशोषण की मात्रा उतना ही अधिक। तो लिख सकते हो क्या आप लोग, मुक्त संयोजकता जितना क्या रहेगा आपका, ज़्यादा रहेगा, ठीक है, अधिशोषण उतना ही क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। यहाँ तक क्लियर है। मुक्त संयोजकता जितना ज़्यादा, अधिशोषण उतना ही ज़्यादा। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। तो सबसे पहले अधिशोषण किसे कहते हैं, फिर दूसरा पढ़े अधिशोषण का कारण। मुक्त संयोजकता उत्पन्न होना ही क्या होता है, अधिशोषण का कारण। जैसे ये क्रिस्टल संरचना है तो ऊपरी सतह वाला भाग का मान लो संयोजकता पूरा नहीं है तो क्या करेगा, अन्य अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा और चिपका करके बना करके रखा रहेगा। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अधिशोषण। क्या बोलेंगे, अधिशोषण। उदाहरण देखो, तुम लोग कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लिए होंगे तो इसमें एक छोटा सा कांच का पुड़िया रहता, कागज का पुड़िया रहता था, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसा रेत जैसा कण रहता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान में देखना
उसको बोलते हैं सिलिका जेल। क्या बोलते हैं? सिलिका जेल। इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह रहता है, डिवाइस वगैरह रहता है, कुछ भी, तो उसमें सिलिका जेल, या फिर बॉटल लिए हो गए, बॉटल में भी रहता था। असल में उसको सिलिका जेल को डाल देते हैं तो क्या होता है, जैसे ये बॉटल है, बॉटल के निर्माण के टाइम में क्या हुआ है, थोड़ा बहुत इसके अंदर में पानी था, समझ आ रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत द्रव रहा होगा जो इसको बनाने में यूज़ हुआ होगा। तो मान लो इसमें सिलिका जेल का पुड़िया को डाल दूंगा मैं, तो इसमें उपस्थित जो गैस रहेगा जल वाष्प के रूप में, जल जो रहेगा वाष्प के रूप में उपस्थित, उसको ये क्या कर लेगा, अपनी ओर अधिशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अधिशोषित। और ये पूरा का पूरा बॉटल फिर से क्या हो जाता है, सूखा हो जाता है। वैसे ही मान लो हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, चलो ये आपका मोबाइल ही है, ठीक है, मोबाइल है, पैक होकर आया, क्या पता इसके अंदर नमी होगा, तो फंगस वगैरह आ जाएगा, वायरस वगैरह आ जाएगा, तो इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, सिलिका जेल डाल देते हैं। तो सिलिका जेल इसमें उपस्थित जितना भी जल वाष्प रहेगा उसको अपनी ओर क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अधिशोषित। समझ आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले अधिशोषण का पहला उदाहरण है सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण। एग्जाम्पल याद रखो, सिलिका जेल द्वारा किसका अधिशोषण? जल वाष्प का अधिशोषण, जल वाष्प का अधिशोषण, ठीक है। अच्छा, तुम लोग ये देखे होगे, गन्ना रस अभी चल रहा है, फुल गर्मी का सीजन है, ठीक है, गन्ना रस ताज़ा देते हैं, उसको पियोगे तो उसका कहानी अलग है। यदि गन्ना को हम लोग ना आधा घंटा या 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक पहले से निकाल के रख दिए रहते हैं, तो उसका जो कलर रहता है, खासकर जैसे आधा घंटा से ऊपर हो गया, 1 घंटा हो गया, तो धीरे धीरे हो जाता है एकदम ज़्यादा क्या, काला हो जाता है, एकदम ज़्यादा क्या हो जाता है, वो काला। ऐसे में तो मटमैला कलर का दिखता है थोड़ा सा, और ज़्यादा टाइम तक रखोगे तो हो जाता है क्या, काला। अब उसको मान लो साफ़ करना है, तो साफ़ करने के लिए उपयोग करते थे किसका, जंतु चारकोल का। किसका? जंतु चारकोल का। क्लियर है ना? मतलब कोई जंतु को जलाया तो उसका जो हड्डी मिला, यानी कि उसका जो चारकोल मिला, उससे साफ करते थे। बहुत लोग देखना शक्कर नहीं खाते, गुड़ खाते हैं इसी नाम से, ठीक है। शक्कर बनाने प्रक्रिया में क्या होता है, गन्ने से बनाते हैं ना, तो उसको साफ करने में पहले किसका यूज़ होता था, आपका जंतु चारकोल का यूज़ होता था। क्लियर है ना? तो बहुत लोग, कई लोग, ऋषि लोग, संत लोग जो रहते हैं, उन लोग नहीं खाते, शक्कर यूज़ नहीं करते, गुड़ वाला यूज़ करते हैं। जो पुराने ज़माने का आपके दादा दादी लोग जो लोग रहेंगे ना, वो लोग ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, गुड़ को, ना कि शक्कर को। रीजन भी रहता था। क्लियर है? तो चारकोल द्वारा किसका शुद्धिकरण करना, आपका क्या बोलना चाहिए, शक्कर का। किसका? शक्कर का, ठीक है ना। कच्ची शर्करा का जंतु चारकोल द्वारा। असल में जंतु चारकोल डालते हैं ना, तो जो गंदगी रहता है वो क्या हो जाता है, उस चारकोल के ऊपर क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है, और जो आपका गन्ना का रस रहता है वो क्या हो जाता है, आपका साफ हो जाता है। क्लियर है ना? तो ये है कच्ची शर्करा का जंतु चारकोल द्वारा आपका क्या करना, अधिशोषण। दो ठोक तो उदाहरण ऐसे ही याद हो गया, एग्जाम्पल डेली लाइफ का है, ठीक है। और उदाहरण याद रख सकते हो तुम लोग, मेथिल ब्लू का चारकोल द्वारा अधिशोषण। मेथिल ब्लू एक रंजक है, चारकोल द्वारा अधिशोषण। चारकोल यहाँ पास क्या है, अधिशोषक, और ये क्या है, अधिशोष्य। यहाँ पास ये क्या है, अधिशोष्य, और ये क्या है आपका, अधिशोषक। सिलिका जेल यहाँ पास क्या है, अधिशोषक, और ये क्या है, अधिशोष्य। समझ आ रहा है कि नहीं? 3 एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल देखो तो, ठीक है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, N2 है, जितना भी ये सब गैस है, NH3 है, SO2 है, इन सभी गैस का, ठीक है, चारकोल द्वारा क्या होना, अधिशोषण होना। इसके द्वारा चारकोल द्वारा क्या होना, अधिशोषण। अरे तुम लोगों का वो क्या बोलते हैं, फेस वॉश का भी एक उदाहरण वो आता है ना, विज्ञापन आता है, इसमें है एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, जो आपके चेहरे में ऊपर से जितना भी दाग धब्बा रहेगा उसको क्या कर देगा, निकाल देगा। हाँ, चेहरा खिला खिला नजर आएगा। असल में वो क्या करेगा, हाँ, लकी यूज करता है तू, ठीक है, समझ रहे हैं, तो यूज करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे को विकास नहीं करता ना, करता तो ऐसा थोड़ी होता वो, ठीक है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तू करता है भाई, तू करता है। विकास बोल रहा है, बाहर में मिला, बताता हूँ कौन चारकोल यूज करता है कौन नहीं। चलो, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल देख लेना तुम लोग, यहाँ तक समझ आ गया। अधिशोषण किसे कहते हैं, अधिशोषण उत्पन्न होने का कारण, और तीसरा हम लोग पढ़ ले अधिशोषण का उदाहरण। पॉइंट टू पॉइंट याद रखते जाना ना, ठीक है, तब याद रहेगा, ऐसे में याद नहीं होता। एक ही साथ तुम याद करने का कोशिश करो तो कभी याद नहीं होगा वो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, अधिशोषण का उष्मागतिकी। क्या पढ़ेंगे, हेडिंग डालो, अधिशोषण की उष्मागतिकी, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अधिशोषण की उष्माक्षेपी प्रकृति। उष्माक्षेपी प्रकृति। अब ध्यान से देखो, मान लो कोई ये आपका अधिशोषक है, ठीक है, ऐसा समझो, ये ऐसा है,
चारकोल है, कार्बन है, ये ऐसा कार्बन है, कार्बन का ये क्या है आपका संयोजकता मुक्त है, ध्यान से समझना, ये वाला संयोजकता क्या है आपका मुक्त है। अब इसमें क्या हुआ, ये तो आपका अधिशोषक है, क्या है आपका अधिशोषक, और यहाँ पास क्या है आपका अधिशोष्य है, क्या है अधिशोष्य है। तो अधिशोष्य से जैसे कोई भी गैस है ना, अब गैस आएगा तो यहाँ पास आकर के वो उसका संयोजकता पूरा करने का कोशिश करेगा, कोई भी गैस के अणु आए और यहाँ पास इसका संयोजकता को क्या कर रहा है, ये पूरा कर रहे हैं। जैसे ही संयोजकता को पूरा करेगा तो यहाँ पास एनर्जी रिलीज होता है, ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, समझ आ रहा है कि नहीं। और जब भी ऊर्जा मुक्त होती है, अवशोषित नहीं होती बल्कि क्या होती है, मुक्त होती है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी, क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। क्लियर है ना। और ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया के लिए एक चीज़ याद रखना कि डेल जी का मान, ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया के लिए डेल जी का मान क्या आता है आपका, ऋणात्मक आता है, क्या आता है, ऋणात्मक आता है, ठीक है। गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान क्या आता है आपका, ऋणात्मक आता है, याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है, मैं क्या बोला हूँ, ध्यान से समझना। जब किसी अधिशोषक के सतह पर अधिशोष्य के अणु आते हैं तो उसकी मुक्त संयोजकता में क्या हो जाती है, आपकी पूर्ति हो जाती है, जिसके कारण उसके ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा क्या हुई है, मुक्त, मुक्त हुआ है मतलब कमी आया होगा। ऊर्जा जब मुक्त हुई, इस कारण ये कौन सा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए डेल जी का मान क्या आता है, ऋणात्मक। चूंकि यहाँ पास जो अव्यवस्था था, अव्यवस्था की माप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोपी, क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी को शो करते हैं डेल एस से, किससे शो करते हैं, डेल एस से। तो अव्यवस्था था वो व्यवस्थित हो गया आकर के जमा, तो मतलब अव्यवस्था में क्या हुआ है, कमी, अव्यवस्था में कमी हुआ है, मतलब डेल एस के मान में क्या हुआ है, कमी। कमी को किससे शो करेंगे, ऋणात्मक, किससे शो करेंगे, ऋणात्मक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया है कि नहीं। अब ध्यान से समझने का कोशिश करना, हम लोग एक गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण पढ़े थे, याद आया, जिसके अनुसार क्या होता था, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ऐसा पढ़ते थे। जहाँ पास डेल जी बराबर क्या है आपका, मुक्त ऊर्जा था, क्या था, मुक्त ऊर्जा, यहाँ तक क्लियर है। डेल एच मतलब क्या था, एंथैल्पी में परिवर्तन था, एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी मतलब उष्मा, क्लियर है ना, एंथैल्पी मतलब क्या, उष्मा। टी बराबर क्या है आपका, ताप, और डेल एस बराबर क्या है आपका, एंट्रोपी, क्या है, एंट्रोपी। अब हमको क्या पता चला है कि ये जो हमारा डेल एस है, इसका मान क्या है आपका, ऋणात्मक, क्या है, ऋणात्मक, और इसका मान पहले से ही क्या है आपका, ऋणात्मक। तो देखो डेल एच बराबर, ठीक है ना, ये हुआ डेल एच माइनस माइनस टी है, और डेल एस का मान फिर से किस में है, ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक। तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन। तो डेल एच प्लस टी डेल एस इज इक्वल टू, ये डेल जी का मान क्या है आपका, ऋणात्मक। तो यहाँ पास देखो डेल एच का मान क्या आ गया आपका, ऋणात्मक आया, देखो ना जी, ये टोटल को मिलाकर के मान यदि ऋणात्मक आ रहा है तो इस एक सिंगल का मान भी तो ऋणात्मक है, या इस एक सिंगल का मान भी क्या है आपका, ऋणात्मक है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पास डेल एच का मान आपका क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया, और डेल एच का मान यानी कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ही डेल एच का मान क्या होता है आपका, ऋणात्मक होता है। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। इसको सिद्ध करना रहता है, ध्यान से समझना मैं क्या बोला हूँ, ध्यान से समझो। जब कोई अधिशोषक है तो उस अधिशोषक के सतह पर अधिशोष्य का जब अणु क्या होता है, अधिशोषित होता है, तो उसके मुक्त संयोजकता में क्या आता है आपका, कमी आता है। मुक्त संयोजकता ज़्यादा रहता है वो क्या होता है, कमी, अर्थात उसके ऊर्जा में क्या होती है, कमी। ऊर्जा में कमी हुआ अर्थात उससे एनर्जी रिलीज हुआ है, एनर्जी रिलीज हुआ है, ध्यान से समझना, एनर्जी रिलीज हुआ है, उसका मान आता है ऋणात्मक। अब इसको सिद्ध करो बोला, तो सिद्ध कैसे किया मैं, डेल एच का मान ऋणात्मक लाना है मेरे को, इसका मान ये लाना है मेरे को क्या, ऋणात्मक। मैं भले जानता हूँ ना ऊष्माक्षेपी है करके, ऊष्माक्षेपी के लिए डेल एच का मान क्या होता है, ऋणात्मक, लेकिन ये बोल रहा है कि सिद्ध करो। कैसे सिद्ध करूँगा, मैं क्या बोला, ऊर्जा में कमी हुआ है, ऊर्जा को शो करता हूँ किससे, जी से, कमी हुआ है तो ऋणात्मक लिखा। चूंकि अव्यवस्थित था, जैसे ही अणु आया तो क्या हुआ, ये व्यवस्थित, मतलब अव्यवस्थम क्या आया, कमी, अव्यवस्थम कमी मतलब एंट्रोपी में कमी, तो डेल एस का मान भी क्या आ गया, ऋणात्मक। इसका मान ऋणात्मक, इसका मान ऋणात्मक। हम लोग को गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण एक पता था, इसका मान ऋणात्मक लिखा, इसका मान निकालना था, इसका मान क्या करना था आपको, निकालना था। इसका मान मेरे को पता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस, तो डेल एच का मान डायरेक्ट क्या आ गया आपका, ऋणात्मक। समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पता चल गया कि ये जो अधिशोषण होता है वो एक प्रकार का कैसा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। क्या होता है, ऊष्माक्षेपी। स्वीट एंड शॉर्ट, सीधा याद रखना, डेल एच का मान ऋणात्मक आता है, डेल जी का मान आता है ऋणात्मक, डेल एच का मान आता है ऋणात्मक। समझ आया, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अधिशोषण का विशेषता। क्या पढ़ेंगे, अधिशोषण का विशेषता।
ठीक है। सबसे पहला विशेषता क्या है, अधिशोषण स्वतः प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है ये, स्वतः प्रक्रम है, जो कि तुरंत संपन्न होता है, अपने आप होता है अधिशोषण, कोई बाह्य बल का आवश्यकता नहीं होता। दूसरा याद रखना है, अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, पृष्ठ सतह पर होने वाली घटना है। कैसा घटना है, पृष्ठीय घटना है। यहाँ तक क्लियर है। तीसरा याद रखना, इसमें डेल जी का मान क्या आता है आपका, ऋणात्मक। डेल एच का मान आता है आपका ऋणात्मक, मतलब एंथैल्पी में कमी होता है, मुक्त ऊर्जा में कमी होता है, और व्यवस्था में भी क्या होता है आपका, कमी होता है। तीन चीज़ बता दिया मैं, क्लियर है कि नहीं, इन सब में कमी होता है। अच्छा, एंट्रोपी में भी कमी होता है। और अधिशोषण लास्ट हम लिख सकते हो ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। इन तीनों से निष्कर्ष निकाल के क्या लिख सकते हो, यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं, आगे बढ़े। कैसे विकास, सही बोल रहा हूँ ना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, ठीक है। पंचायत वेब सीरीज देखना जी, मस्त, उसमें रहता है विकास, ठीक है। एक होता है विकास और एक होता है अभिषेक, अभिषेक सर और विकास उसका रोजगार सहायक, ठीक है, रहता है ना। हाँ, अब देखेंगे हम लोग अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, क्लियर है। अधिशोषण और अवशोषण, देखो अवशोषण वाला टॉपिक जो रहता है उसको अलग से पढ़ाता है, अधिशोषण को पूरा प्रॉपर अलग पढ़ाता, उससे अच्छा हम लोग अंतर करके याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अधिशोषण के बारे में जानो। अधिशोषण जो रहता है कैसा घटना है, एक पृष्ठीय घटना है, ठीक है। कैसा घटना है आपका, पृष्ठीय घटना है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना, ऊपर में उपस्थित जो सतह है उसका जो सांद्रता है, ठीक है ना, बाहरी सांद्रता, बाहरी सांद्रता व आंतरिक सांद्रता, बाहरी सांद्रता और आंतरिक सांद्रता में क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है, अंतर। बाहर में देखो सांद्रता ज़्यादा है, पदार्थ अणु ज़्यादा है, और अंदर में क्या है, कम है, क्लियर है। लेकिन जो अवशोषण है, ठीक है ना, पदार्थ के अंदर तक होने वाली घटना है, पदार्थ के भीतर तक होने वाली घटना है, भीतर तक होने वाली घटना है, घटना है ये, ठीक है। और बाहरी और आंतरिक सांद्रता क्या रहता है, इसमें बराबर रहता है, बाहरी बराबर आंतरिक सांद्रता। उसमें क्या बोला था, बाहरी सांद्रता ज़्यादा, और इसमें क्या बोल रहा हूँ, बाहरी सांद्रता, यानी अंदर में भी अणु आया जा रहेगा और बाहर में भी अणु उपस्थित रहेगा, अवशोष्य। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये पहला तो परिभाषा को ही लिखा हूँ, अधिशोषण पृष्ठ पर होने वाली घटना है जिसमें बाहरी सांद्रता और आंतरिक सांद्रता में क्या होता है, अंतर, और इसमें बाहरी और आंतरिक सांद्रता लगभग क्या रहती है, समान रहती है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, दूसरा याद रखना, अधिशोषण जो रहता है इसका वेग प्रारंभ में तीव्र रहता है, जैसे वेग को शो कर रहा हूँ किस रेट आर, ठीक है। और ये जो समय के साथ, शुरुआत में तो इसका दर क्या रहता है, एकदम फास्ट टाइम, ठीक है ना, एकदम क्या रहता है, अधिक रहता है, और समय के साथ धीरे 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 क्या होता है, कम, क्या होता जाता है, कम। यानी अधिशोषण जब होगा तो शुरुआत में एकदम फटाफट 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 होते जाएगा, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या होता जाएगा, कम। यहाँ तक क्लियर है। यानी देखो रेट शुरुआत में क्या था, ज़्यादा, और जैसे जैसे समय बढ़ा रहा हूँ तो वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ग्राफ को सीखो, समझो, समझ आ रहा है ना। दर जो था प्रारंभ में क्या होता है, अधिक, और वह समय के साथ क्या होते जाता है, कम, समय के साथ क्या हो जाता है, कम। लेकिन अवशोषण में प्रारंभ से लेकर के अंत तक जो दर रहता है वो क्या रहता है, लगभग समान रहता है। समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब जितना स्पीड के साथ, ध्यान समझना, प्रारंभ में वो एंट्री करते रहता है उतना ही स्पीड के साथ, यानी कि लास्ट टाइम तक भी वो चाहते रहेगा अंदर। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, इसमें क्या होता है, साम्यावस्था जो रहता है आसानी से कम समय में प्राप्त होता है, साम्यावस्था आसानी से कम समय में प्राप्त होता है, और इसमें साम्यावस्था प्राप्त होने में अधिक समय लगता है, साम्यावस्था प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। क्लियर है, हो गया। ग्राफ ज़्यादा जरूरी है, ग्राफ यहाँ तक क्लियर है क्या। अच्छा, इसमें अधिशोष्य है, अधिशोष्य को अधिशोषक से अलग करना आसान है, अधिशोष्य को अधिशोषक से अलग करना क्या है, आसान, क्योंकि केवल बाहरी सतह पर ही है। लेकिन यहाँ पास अवशोष्य को अवशोषक से अलग करना क्या होगा, कठिन
अवशोष्य को अवशोषक से अलग करना क्या होगा आपका, कठिन होगा। समझ आया? कितना अंतर हो गया आपका, 4। ठीक है, 3 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा इससे, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, ऐसा है ना शायद कहानी। यहाँ तक क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट अंतर देखो, चौथा अंतर, यदि टेम्परेचर को मैं रखूं क्या, स्थिर कांस्टेंट रखूं, ठीक है, और अधिशोषण की मात्रा, अभी अधिशोषण की मात्रा क्या वाला है, ठीक है, अधिशोषक की मात्रा बटे अवशोष्य की मात्रा, उसको बोलते हैं अधिशोषण की मात्रा, अवशोष्य की मात्रा बटे क्या बोलते हैं जी, सॉरी, अधिशोष्य की मात्रा, अधिशोष्य की मात्रा बटे अधिशोषक की मात्रा, इसको हम लोग बोलते हैं अधिशोषण की मात्रा। क्या बोलते हैं? अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा। कितना अधिशोष्य है, गैस जो उसमें अधिशोषित होगा, और कितना आपका अधिशोषक है, यानी कि सॉलिड कितना मात्रा में है, और ये जो आने वाला आपका क्या है, गैस जो इसके ऊपर चिपकेगा वो कितने मात्रा में, दोनों का जो अनुपात रहता है उसको बोलते हैं अधिशोषण की मात्रा। क्या बोलते हैं? अधिशोषण की मात्रा। शो करते हैं x बटे m से, किससे शो करते हैं? x बटे m से। क्लियर है ना? तो जब ये अधिशोषण की मात्रा का, ठीक है ना, अधिशोषण की मात्रा का, ठीक है ना, किसके साथ ग्राफ खींचते हैं हम लोग? आपका दाब और सांद्रता के अनुपात के साथ, दाब और सांद्रता के अनुपात के साथ। तो प्रारंभ में तो इसका मान क्या होता है, बढ़ता है, फिर क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। क्लियर है? प्रारंभ में इसका मान क्या होता है, बढ़ता है, और फिर क्या हो जाता है, स्थिर। लेकिन जब हम लोग यही अवशोषण का मात्रा का, ठीक है, ये अधिशोषण का मात्रा है, किसका मात्रा है, ये अधिशोषण का मात्रा। ये ग्राफ को हम लोग डिटेल करेंगे ना बाद में। अधिशोषण की मात्रा है, और ये किसका मात्रा है, अवशोषण का मात्रा, अवशोषण की मात्रा। और किसके मध्य में ग्राफ है, P/C। यहाँ पास ताप को हम लोग क्या रखें, स्थिर, टेम्परेचर क्या है, स्थिर। यहाँ पास भी ताप को क्या रखे हैं, स्थिर, क्या रखे हैं, स्थिर। तो जब इसमें ग्राफ खींचेंगे ना, इन दोनों के मध्य में, अधिशोषण का मात्रा समझ आया, अधिशोष्य की मात्रा बटे अधिशोषक की मात्रा, इसमें अवशोष्य की मात्रा बटे अवशोषक की मात्रा, ठीक है, और उसका निश्चित टेम्परेचर पर या ताप को स्थिर रख दिए हैं, तब P/C के साथ जब ग्राफ खींचेंगे तो इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा, और इसके साथ तो कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा, सॉरी कांस्टेंट बोलता हूँ, लगातार बढ़ता हुआ एक ग्राफ मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? ये 2 प्रकार का ग्राफ हो गया। अच्छा, ये वाला जो ग्राफ है ना, इसी को हम लोग पढ़ेंगे इन फ्यूचर। अभी फ्रेंडलिफ का समतापी वक्र करके, टेम्परेचर को स्थिर रखा हूँ ना मैं, समतापी वक्र करके, इसके बारे में अच्छा खासा डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले अधिशोषण का परिभाषा, और एक साइड अवशोषण का परिभाषा। उसके बाद दूसरा क्या बोला था आपको, ग्राफ दर वाला, यानी प्रारंभ में इसके स्पीड क्या रहता है, ज़्यादा, फिर क्या हो जाता है, कम, और इसमें क्या रहता है, स्थिर। क्लियर है? फिर तीसरा अंतर हम लोग क्या पढ़े थे, साम्यावस्था, आसानी से प्राप्त होती है, इसमें देरी से। इसमें अधिशोषक और अवशोषक, सॉरी, अधिशोष्य और अधिशोषक को अलग करना क्या है, आसान, और इसमें आसान नहीं है। और 5वां अंतर कौन सा, ये ग्राफ। क्लियर है ना? कितना अंतर हो गया, 5। अब उसके बाद हम लोग इसका क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल जितना भी अधिशोषण का बता डाला था मैं, सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण, ठीक है, चारकोल द्वारा, जंतु चारकोल द्वारा कच्चा शर्करा का अधिशोषण, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, अधिशोषण। और अवशोषण में तुम लोग अंतर लिख सकते हो, किसका, अमोनिया का जल द्वारा अवशोषण। ये अमोनिया है, तो इसको कौन अवशोषित कर लेता है, आपका जल। ठीक है, तो ये है आपका अवशोषक, क्या है आपका अवशोषक, और ये क्या है, अवशोष्य। एग्जाम्पल याद रखो, इसका एग्जाम्पल में सब भूलते हो, ठीक है, अवशोषक का एग्जाम्पल सब भूल जाते हैं। तो अमोनिया किसके ऊपर अवशोषित हो जाता है, पानी के ऊपर, किसके ऊपर, पानी के ऊपर। क्लियर है ना? और जल का CaCl2 द्वारा अवशोषण, CaCl2 जो रहता है वो किसको खींच लेता है, पानी को, किसको खींच लेता है, पानी को। तो ये CaCl2 इसका काम कर रहा है अवशोषक का, और ये क्या है आपका अवशोष्य है, क्या है, अवशोष्य। मोस्ट MP अंतर पहला, अब अधिशोषण और अवशोषण में अंतर आएगा इस चैप्टर से, ठीक है ना। कौन कौन सा अंतर बोला हूँ मैं, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, पहला क्वेश्चन यही बनेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? किसी कोई दिक्कत है क्या इतने में? क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है, लिख लिए। चलो
नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण के प्रकार। हेडिंग डालो, अधिशोषण के प्रकार। ध्यान से देखना, ठीक है। अधिशोषण के अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रकार पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके आधार पर, सांद्रता के आधार पर। किसके आधार पर, सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर जो अधिशोषण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका धनात्मक अधिशोषण, धनात्मक अधिशोषण, और एक होता है आपका कौन सा, ऋणात्मक अधिशोषण, ऋणात्मक अधिशोषण। एक होता है आपका धनात्मक अधिशोषण और एक होता है आपका ऋणात्मक अधिशोषण। ध्यान से समझने का कोशिश करो। ये जैसे कि ये हमारा एक ठोस, ठीक है ना, अधिशोषक है। क्या है, हमारा ठोस अधिशोषक है। और ये जो ठोस अधिशोषक है इसके सतह पर देखो इस तरीके से क्या आ गया, आपका अधिशोष्य आ गया है। कौन आ गया है, अधिशोष्य। आंतरिक भाग में भी हल्का ध्यान से समझो, यहाँ भी अंदर में भी अधिशोषण हुआ है, लेकिन देखो अंदर में जो अधिशोषण हुआ है, अंदर में मतलब केवल सतह पर ना, ये भी कौन सा वाला भाग है, एकदम अंदर तक नहीं ले जा रहा हूँ मैं। कहाँ तक ले जा रहा हूँ, सतह पर। ये सतह पर, समझ आ रहा है ना, ये क्लियर है। तो जो देखो ध्यान से समझना, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य का सांद्रता अन्य भाग की तुलना में बाहर पर ज़्यादा रहता है, एक भाग में क्या रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्लियर है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, धनात्मक अधिशोषण। क्या बोलते हैं, धनात्मक अधिशोषण। ध्यान से समझने का कोशिश करना, क्या बोल रहा हूँ। जब अधिशोषक है, ये हमारा क्या है, अधिशोषक, और इसके ऊपर आकर के कौन जुड़ा, अधिशोष्य। तो अधिशोषक की सतह पर, ठीक है ना, जो सांद्रता रहता है अन्य भाग की तुलना में क्या रहता है, जब बहुत ही अधिक होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक अधिशोषण। क्या बोलते हैं, धनात्मक अधिशोषण। एग्जाम्पल समझना, सांद्र KCl है, क्या है आपका, सांद्र KCl, ठीक है ना। इसको जब हम लोग रक्त चारकोल के साथ मिलाते हैं तो वो धनात्मक अधिशोषण शो करता है। मतलब यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, ब्लड लेंगे, ब्लड को जलाएंगे तो उसका क्या मिलता है, चारकोल मिलता है, ब्लड चारकोल, रक्त चारकोल, वो अधिशोषक की तरह काम करेगा, ठीक है। तो रक्त चारकोल को जब हम लोग के ऊपर हम लोग क्या डालेंगे, KCl डालेंगे। क्या डालेंगे, KCl, ठीक है। तो वो कैसा शो करेगा, धनात्मक अधिशोषण। क्या शो करेगा, धनात्मक अधिशोषण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान समझना, ठीक है, एक मिनट रुकना, आंतरिक भाग की तुलना में कम होने पर। अब ऋणात्मक अधिशोषण समझो, यहाँ पास अब ध्यान देना, अधिशोष्य की मात्रा, ठीक है, अन्य भाग की तुलना में यदि क्या हो, कम हो, ठीक है ना, बाहरी सतह पर क्या है, इसका मात्रा कम है, यदि ऐसा कम रहे, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणात्मक अधिशोषण। सेम टू सेम वही उदाहरण है, रक्त चारकोल है, लेकिन यहाँ पास हम लोग किसको लिए थे, सांद्र को लिए थे। कैसा शो कर रहा था, धनात्मक। क्या शो कर रहा था, धनात्मक। लेकिन मान लो रक्त चारकोल के साथ हम लोग किसको ले लिए, तनु KCl को ले लिए, ठीक है। तो अन्य भाग की तुलना में ये क्या दिखाता है, सांद्रता कम दिखाएगा। शेष भाग की तुलना में सांद्रता क्या दिखाता है, बाहरी तरफ कम दिखाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक अधिशोषण। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक अधिशोषण। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता शेष आंतरिक भाग की तुलना में क्या होता है, कम होता है। आंतरिक भाग की तुलना में क्या होता है, कम, और इसमें आंतरिक भाग की तुलना में क्या होता था, ज़्यादा। ये आंतरिक भाग है, अरे बाहरी भाग है, तो बाहरी भाग में ज़्यादा हो रहा है तो धनात्मक अधिशोषण, और इसमें कम हो रहा है तो इसमें ऋणात्मक अधिशोषण। अधिक है सांद्र KCl धनात्मक, और इसमें तनु KCl अधिशोषक की तरह काम कर रहा है, रक्त चारकोल, ब्लड चारकोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्लड चारकोल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाऊँ तो ये हो गया आपका किसके आधार पर, सांद्रता के आधार पर। दूसरा होता है बंध के आधार पर। किसके आधार पर, बंध के आधार पर, ठीक है। अधिशोषण का प्रकार है अधिशोषण का प्रकार है किसके आधार पर, आप बंध के आधार पर। बंध के आधार पर भी ये कितने प्रकार का रहता है, दो प्रकार का। एक होता है भौतिक अधिशोषण और एक होता है आपका रासायनिक अधिशोषण। एक होता है आपका भौतिक अधिशोषण और एक होता है आपका क्या, रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण को वांडर वाल अधिशोषण बोलते हैं, वांडर वाल अधिशोषण, और इसको बोलते हैं लैंगम्यूर अधिशोषण।
लैंगम्यूर अधिशोषण, नाम याद रखना ना, कई बार भौतिक और रासायनिक नाम लेकर नहीं पूछता। वांडर वाल और लैंगम्यूर अधिशोषण क्या है, या भौतिक और लैंगम्यूर अधिशोषण क्या है, ऐसे करके आता है। क्लियर है? या रासायनिक अधिशोषण का कोई और नाम बताओ, ऐसा करके आता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? शुरुआत करें अब बंध के आधार पर किसका प्रकार आपका अधिशोषण का, एक होगा आपका भौतिक और एक होगा आपका क्या, रासायनिक। ठीक है, चलो तो इसको भी कैसे याद करेंगे, अंतर के आधार पर याद करेंगे। इसका भी अंतर आता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए, या फिर ऐसा आ जाएगा भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को समझाइए। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक साइड लिखो भौतिक अधिशोषण और एक साइड है आपका क्या, रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण और एक हो गया आपका क्या, रासायनिक अधिशोषण। अब ध्यान से समझना, यहाँ पास क्या होता है, एक तो होता है अभी आपका अधिशोषक और एक क्या होता है जी आपका अधिशोष्य। अधिशोषक होता है और एक क्या होता है आपका अधिशोष्य। तो ध्यान देना, अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य में, ठीक है ना, जब क्या हो आपका दुर्बल बंध हो, कैसा बंध हो, दुर्बल कमजोर बंध हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक अधिशोषण। और जब अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य में कैसा बंध हो, प्रबल बंध हो, कैसा बंध हो आपका, प्रबल बंध हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अधिशोषण। क्या बोलते हैं, रासायनिक अधिशोषण। यहाँ तक क्लियर है? यानी यहाँ पास होता है आपका वांडर वाल बल, वांडर वाल बंध, और यहाँ पास होता है आपका रासायनिक बंध। क्या होता है, रासायनिक बंध, जो कि एक प्रकार का कैसा है, प्रबल बंध है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसका जो ऊष्मा ऊर्जा है, ठीक है ना, उसका मान बहुत कम होता है, 20 से लेकर के कितना, 45 किलो जूल। 20 से कितना, 45 किलो जूल ऊष्मीय ऊर्जा का मान। लेकिन इसमें जो ऊष्मीय ऊर्जा रिलीज होगा, चूंकि अधिशोषण है तो उसमें ऊर्जा क्या होता है, मुक्त होता है। तो इसमें ऊष्मा ऊर्जा कितना निकला, मात्र 20 से 45 किलो जूल। लेकिन इसमें निकलता है 80 से 250 किलो जूल तक। 80 से कितना, 250 किलो या 280 होगा किलो जूल प्रति मोल। क्लियर है ना? इतना ऊष्मा ऊर्जा क्या होता है, रिलीज होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या देख लिए, बंध। दूसरा देख लिए क्या, ऊष्मीय ऊर्जा। अच्छा, ये जो रहता है तुम्हारा भौतिक अधिशोषण, वो होता है उत्क्रमणीय प्रकृति का। कैसा प्रकृति का होता है, उत्क्रमणीय प्रकृति का। मतलब ध्यान से समझना, ये है तुम्हारा अधिशोषक और यहाँ पास कौन लग गया है, अधिशोष्य लग गया। कौन लग गया, अधिशोष्य। चूंकि बंध क्या है, दुर्बल है, तो आसानी से हट सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो फिर से वही स्थिति आ सकता है, दोनों के दोनों अलग हो सकते हैं। तो ये कैसा प्रकृति का होता है, उत्क्रमणीय। लेकिन यहाँ एक बार चिपक गया तो चिपक गया, ऐसा वाला कहानी है। तो ये कौन सा प्रकृति का होता है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होगा। कौन सा प्रकृति का होगा, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का। क्लियर है? ये होता है उत्क्रमणीय प्रकृति का और एक होता है क्या आपका, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का। क्लियर है? अच्छा, एक चीज याद रखना, ये होता है नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, और ये होता है आपका क्या, स्पेसिफिक। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब एक निश्चित अधिशोषक ही एक निश्चित अधिशोष्य को अधिशोषित करेगा। निश्चित अधिशोषक निश्चित अधिशोष्य को अधिशोषित करेगा, लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं है। कोई भी जो अधिशोषक रहेगा किसी भी अधिशोष्य को अधिशोषित कर सकता है। नॉन स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट प्रकृति का होता नहीं है, और ये विशिष्ट प्रकृति का होता है। ये मोस्ट एमपी है ना, ये क्वेश्चन बन करके आया है, ये वाला भी क्वेश्चन बन करके आया है 1 नंबर का। यहाँ तक क्लियर है? ये ऊष्मा ऊर्जा भी आया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये उत्क्रमणीय और नॉन स्पेसिफिक स्पेसिफिक करके आया है। क्लियर है? अच्छा, 5वां याद रखना है, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन बन के आया है, यह बहुपरतीय होता है। नीट में क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है। भौतिक अधिशोषण क्या होता है, बहुपरतीय होता है। मतलब क्या हुआ, एक बार ये अधिशोषक है तो इसके सतह पर एक बार आया ये अधिशोषक, सॉरी ध्यान देना ना, ये अधिशोषक की सतह पर एक बार आया अधिशोष्य, उसके बाद दूसरा लेयर भी चढ़ेगा। एक बार हो गया तो फिर तीसरा लेयर भी चढ़ सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? चौथा लेयर भी ऐसे चढ़ सकता है। क्लियर है ना? तो ये क्या होता है आपका, बहुपरतीय होता है। क्या होता है, बहुपरतीय। क्या आपका, भौतिक अधिशोषण। लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो क्या होता है, एकल परतीय होता है। क्या होता है आपका, एकल परतीय होता है। यहाँ तक क्लियर है? ये क्वेश्चन भी आया है ना, ये क्या होता है आपका, बहुपरतीय, और ये होता है आपका क्या, एकल परतीय। अच्छा, ये याद रखना, यहाँ पास एक तो कमजोर बंध है। कमजोर बंध है तो ज़्यादा टेम्परेचर दूंगा तो लफड़ा हो जाएगा। मतलब कम ताप पर ही, ध्यान समझना, ये कम ताप पर ही बन जाते हैं ना। कम ताप पर आपका भौतिक अधिशोषण संपन्न होता है।
कम ताप पर भौतिक अधिशोषण क्या होता है, संपन्न होता है। लेकिन ये जो रहता है, ठीक है, उच्च ताप पर संपन्न होता है, उच्च ताप पर क्या होता है, संपन्न। क्लियर है? उच्च ताप पर क्या होता है, ये आपका संपन्न होता है। ताप वृद्धि के साथ बढ़ते जाएगा रासायनिक अधिशोषण का मात्रा, और एक निश्चित सीमा आने के बाद वो क्या होते जाता है, थोड़ा सा स्थिर हो जाता है। मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो ध्यान से समझना ना, रासायनिक अधिशोषण का मात्रा बढ़ते जाएगा और एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। क्लियर है? ये रहता है, अरे कम टेम्परेचर पर ही संपन्न हो जाता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अंतर क्लियर है? सबसे पहले क्या लिख लिए दोनों का, ये दुर्बल बंध और ये क्या होता है, प्रबल बंध। इसके बाद उष्मा ऊर्जा लिखे, इसका 20 से 45 किलो जूल तक, ये 80 से 240 किलो जूल तक या 280 किलो जूल तक। ये उत्क्रमणी प्रकृति का, ये अनुत्क्रमणी, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक, ये बहुपर्ती होता है और ये वाला एकल पर्ती। ये कम ताप पर ही संपन्न हो जाता है भौतिक अधिशोषण, और ये क्या होता है आपका, अधिक ताप पर संपन्न होता है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पास माध्यमिक यौगिक का निर्माण नहीं होता, अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य में माध्यमिक यौगिक का निर्माण नहीं होता, माध्यमिक यौगिक का निर्माण नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होता है, माध्यमिक यौगिक का निर्माण होता है, माध्यमिक यौगिक का निर्माण होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? माध्यमिक यौगिक का इसमें निर्माण होता है। 7 अंतर हो गया जी, और अंतर देख ले रहा हूँ, मतलब 7-8 अंतर याद रखे रहोगे, कम से कम 5 तो याद रहेगा ना, ठीक है? जो स्टार के उसको तो भूलना ही नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े क्या? अच्छा, इसमें और देखो, सक्रियण ऊर्जा का आवश्यकता नहीं होता, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कम टेम्परेचर पर ही हो जा रहा है ये, तो सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, और इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लियर है? इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, एग्जाम्पल सब लोग वही लिख सकते हो। चारकोल जो रहता है, चारकोल द्वारा रंग और गंध का अधिशोषण, चारकोल द्वारा रंग व गंध का क्या होना, अधिशोषण होना, रंग व गंध का क्या होना, अधिशोषण होना, पहला एग्जाम्पल। दूसरा लिख सकते हो, नारियल चारकोल द्वारा अक्रिय गैस का अधिशोषण। ये वाला पॉइंट एकदम ज़्यादा एमपी है, ठीक है? नारियल चारकोल द्वारा, पी ब्लॉक चैप्टर में फिर से आएगा ये। नारियल जो रहेगा उसको जला दोगे तो उसका जो चारकोल मिलेगा ना, ठीक है, उसमें से हम लोग जो अक्रिय गैस रहता है उसको अधिशोषित कर सकते हैं। अक्रिय गैस मतलब हीना ने रंग में कुर्ता कटवा करके रंगवाया वाला, हीलियम नियॉन वाला, ठीक है ना? नारियल चारकोल द्वारा अक्रिय गैस का क्या होना, अधिशोषण होना, ये इसका एग्जाम्पल है। क्लियर है? अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, केमिकल ही होगा। जैसा हाइड्रोजन गैस है, उसको कौन अधिशोषित करता है, प्लेटिनम। कौन अधिशोषित करता है, प्लेटिनम। तो ये क्या होगा आपका, अधिशोषक होगा। क्या होगा, अधिशोषक, और ये क्या होगा आपका, अधिशोष्य। क्या होगा, अधिशोष्य। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? तो आप लोग किसमें किसमें अंतर देख डाले, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में। कोई दिक्कत है क्या इतने में? नहीं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है ना? शॉर्ट में एकदम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या, परिभाषाएं पढ़े, ठीक है? सबसे पहले तो अधिशोषण किसे कहते हैं, अवशोषण किसे कहते हैं, अधिशोषक किसे कहते हैं, अधिशोष्य किसे कहते हैं, अवशोषक किसे कहते हैं, अवशोष्य किसे कहते हैं, इतना हुआ। उसके बाद क्या पढ़े, विशोषण किसे कहते हैं। उसके बाद पढ़े शोषण किसे कहते हैं। उसके बाद पढ़े अधिधारण किसे कहते हैं। टोटल 7 से 8 परिभाषा पढ़े। क्लियर है? उसके बाद हम लोग पढ़े किसके बारे में, प्रॉपर अधिशोषण के बारे में। अधिशोषण का परिभाषा पढ़े। उसके बाद अधिशोषण का हम लोग क्या पढ़े, कारण पढ़े। क्या पढ़े, कारण, ठीक है? एक तो परिभाषा पढ़े उसका, दूसरा क्या पढ़े, उसका कारण पढ़े। उसके बाद अधिशोषण का हम लोग क्या पढ़े, ऊष्मागतिकी। क्या पढ़े, ऊष्मागतिकी। और उससे निष्कर्ष क्या निकाले कि जो डेल एच का मान आता है, एंथैल्पी का मान आता है, वो ऋणात्मक होता है। डेल जी का मान होता है वो ऋणात्मक होता है, और डेल एस का मान भी क्या होता है आपका, ऋणात्मक होता है। इसके बारे में पढ़े। जब ये भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोग अधिशोषण व अवशोषण में, अधिशोषण व अवशोषण में क्या पढ़े, अंतर, दोनों में अंतर देखे, ठीक है? उसके बाद हम लोग कौन सा टॉपिक कवर किए हैं, ठीक है, अधिशोषण का प्रकार। किसके बारे में पढ़े, अधिशोषण के प्रकार, ठीक है? एक तो पढ़े हम लोग किसके आधार पर, सांद्रता के आधार पर, और एक पढ़े किसके आधार पर, बंध के आधार पर। सांद्रता के आधार पर कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, धनात्मक सांद्रता और एक होगा ऋणात्मक।
धनात्मक सांद्रता में सांद्र KCl द्वारा, जंतु चारकोल द्वारा अधिशोषण, सांद्र KCl था ना, और यहाँ क्या था, तनु KCl, याद आया। और उसके बाद बंध द्वारा, और अभिज पढ़े हो तुम लोग, एक होता है भौतिक अधिशोषण और एक होता है आपका रासायनिक अधिशोषण। क्लियर है ना। इसको वांडर वाला अधिशोषण भी बोलते हैं, इसको लैग्म्यूर अधिशोषण भी बोलते हैं। क्लियर है। इसमें पूरा प्रॉपर अंतर पढ़े, लास्ट में एग्जाम्पल पढ़े। क्लियर है। तो इतने को याद करके आना। कल हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ेंगे? अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, और उसके साथ ही पढ़ेंगे फ्रेंडलिप का अधिशोषण समतापी वक्र, और सबसे लास्ट में रहेगा अधिशोषण का उपयोग। उसके साथ ये चैप्टर का जो अधिशोषण वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और शुरुआत करेंगे हम लोग किसका, कोलाइडी का, उसके बाद वाले लेक्चर में। क्लियर है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।